हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी दिशा में लेकर जा रहे होंगे। तो हमारा जो आप सभी को मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूं इस चैनल के बारे में। हमारा ये चैनल है इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल, वो मात्र और मात्र फ़िलहाल सिर्फ जीके से यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित है। सामान्य ज्ञान कौन से हम एग्ज़ाम इस सामान्य ज्ञान से कवर करेंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको पिछले 8 वीडियो में दे चुका हूँ और मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ये जो हमारा चैनल है या मैं जो जीके पढ़ा रहा हूँ वो यूपीएससी से लेकर जितने भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी आप इससे पढ़कर एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी ये यूपीएससी से लेकर छोटे एग्ज़ाम्स तक, जब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ छोटे एग्ज़ाम्स तो हम तो उसमें कवर कर ही लेंगे, ठीक है। और जो मेरा पढ़ाने का जैसे जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि पीडीएफ पीछे बनी हो, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मेरे पास वो संसाधन नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि वो एक रट्टा टेक्नोलॉजी हो जाती है, मेथड हो जाता है, तो वो उससे क्या होता है जैसे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ रटने पर फोकस करते हैं ना कि समझने पर। तो मैं पीछे जैसे आपको अभी बोर्ड पे मैं पढ़ाऊँगा, पहले मैं ग्राफ के तरीके से ग्राफ वाइज पहले बता देता हूँ और इसकी पीडीएफ क्या कर देता हूँ, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ और उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तो आप कैसे पढ़ोगे, जैसे यहाँ पर मैंने जो डायग्राम से पढ़ाया, डायग्राम से जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया इसको आप अलग नोट्स बनाओगे, ये एक लिंक करोगे आप। जैसे पीडीएफ में आपको भेजता हूँ उसके साथ लिंक करके आप पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा। और कभी कभी क्या होता है मैं शॉर्ट नोट्स की आवश्यकता पड़ती है तो ये शॉर्ट नोट्स का भी काम करेंगे। तो आपके लिए ये ना तो रटने की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत आसानी से याद होगा, ये मेरा अनुभव है। और आप लोग जब याद करोगे पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि हाँ किसी ने सही बोला था हमसे कि ये मेथड बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं पहला टीचर नहीं इस मेथड से पढ़ाने वाला, बहुत टीचर इस मेथड से पढ़ाते हैं। तो ये भी नहीं है कि मैं ऐसा टीचर हूँ, अकेला टीचर हूँ कि मैं बहुत शाबाशी के काबिल हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बहुत टीचर पढ़ाते हैं इस मेथड के अनुसार और मैंने भी इसी मेथड से पढ़ा था, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो अब वीडियो पे हम आते हैं। हमारा जो वीडियो यानी जो चैनल है उसमें सबसे पहले स्टार्ट किया हमने ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और ये स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ज्योग्राफी में वो रहता है इंडियन ज्योग्राफी का। अगर मान लो एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन हमारे किसके रहेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के सब्जेक्ट या आज के टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने क्या स्टार्ट करा दी थी आपको, अपवाह तंत्र यानी नदियाँ स्टार्ट कराई थी, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उसमें से हम हिमालय की नदियाँ पढ़ रहे हैं। हिमालय की नदियों में हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, सिंधु नदी, ठीक है। ये प्रमुख 3 नदियाँ थी हिमालय की, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उसमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी थी, मतलब इनके अनुसार में सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी की ये सहायक नदियाँ थी। इन्हीं को हम क्यों पढ़ते हैं कि ये सहायक नदियाँ जो भारत से निकलती हैं, क्लियर, और भारत में बहती हैं। इस वजह से हम इन नदियों को थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन पांच नदियों को क्या बोला जाता है, पंच नदी की संज्ञा दी जाती है। तो उन्हीं 5 नदियों में से ये पहली नदी है झेलम। तो झेलम की अगर हम बात करें उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, बैरीनाग के पास शेषनाग झील से। कहीं कहीं आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं ये भी दिया रहता है एग्जाम में आंसर के तौर पर बैरीनाग, तो आप बैरीनाग भी लगा सकते हैं। अगर बैरीनाग नहीं दिया, शेषनाग दिया तो शेषनाग लगाइए, ठीक है। अगर इस पे परियोजनाएं कौन सी है, परियोजनाओं को हम क्या बोलते हैं, सॉरी बांध को हम क्या बोलते हैं, परियोजना बोलते हैं। तो इस नदी पर कौन सी परियोजना है, तुलबुल परियोजना। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँ अभी से अभी।
पहला क्वेश्चन उद्गम से पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर। झेलम नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उरी परियोजना जम्मू कश्मीर, यह कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर पर। कौन सी जम्मू कश्मीर में, और कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर, ठीक है। इसकी अगर समापन की हम बात करते हैं, समापन की बात करें तो ये कहीं महासागर में नहीं गिरती हैं, ना किसी समुद्र वगैरह कहीं नहीं गिरती। ये इसका जो समापन है वो किस नदी में मिल जाती है, चेनाब में मिलती है। और चेनाब जाकर किस में मिलती है, सिंधु नदी में। मैंने पिछले ही वीडियो में पूरा ग्राफ से समझाया था, ये ग्राफ से समझाने लायक नहीं हो। पहली बात तो मैंने कल ही के वीडियो में ये नदियाँ भी शो कराई थी मैप में, ठीक है। तो ये नदी पाकिस्तान में जाकर चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब किस में मिलती है, सिंधु नदी में, ठीक है। उसके बाद दूसरी नदी हम पढ़ेंगे चेनाब। चेनाब का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा, बारालाचा दर्रा। और इस पर परियोजनाएं कौन सी हैं, इस पर अगर परियोजनाओं की मैं बात करें तो बगलहार परियोजना है पहली, दूसरी सलाल परियोजना, तीसरी दुलहस्ती परियोजना। और इसकी अगर हम समापन की बात करें तो इस सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी जगह पर मिलती है ये, मिठानकोट में। कहाँ पर, मैंने कल भी कराए थे, सारी नदियाँ जब मिलकर कहाँ मिल जाती हैं, मिठानकोट। कहाँ पड़ता है ये, पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं शॉर्ट में ही कराऊंगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। उद्गम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम्स, ठीक है ना। और इनकी उपनाम वगैरह पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट्स बना लेना, ठीक है। इसके बाद अगली तीसरी नदी हम पढ़ेंगे रावी, सतलज, ठीक है। व्यास 5 नदियाँ हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसको नोट करिए आप, ठीक है। तो अभी मैंने कौन सी आपको नदी पढ़ाई थी, चेनाब। चेनाब जो मैं आपको अभी वर्तमान में नदियाँ पढ़ा रहा हूँ वो 5 नदियाँ हैं। कौन सी, 5 नदियों की संख्या किसको दी जाती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको झेलम पढ़ाई थी, झेलम हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई, चेनाब हो गई। तीसरी कौन सी हो गई, रावी हो गई। फिर उसके बाद 2 बची हुई नदियाँ कौन सी हैं, व्यास, और एक और बची हुई है सतलज, ओके। तो इन नदियों को हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए शॉर्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगर हिमालय नदियों की हम बात करें तो सिंधु नदी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, दूसरा गंगा से पूछा जाएगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र से पूछा जाएगा। क्लियर, ये हिमालय नदियों की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर बात करूँ मैं प्रायद्वीपीय नदियों में से गोदावरी हो गई, नर्मदा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई। तो इन नदियों से तापी नदी हो गई, भीमा नदी हो गई, तुंगभद्रा हो गई, पेरियार नदी हो गई। तो ये जो नदियाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो नदियाँ कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ओके। तो पहले हम देखते हैं रावी नदी का। तो रावी नदी का अगर हम उद्गम की बात करें कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है कहीं कहीं आपको क्या दिया जाएगा, रोहतांग दर्रा भी दे दिया रहता है एग्जाम्स में, ऑप्शन में क्या दिया रहता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। और इसकी अगर हम बात करें, इस पर कौन से बांध बने हुए हैं या परियोजनाएं बनी हुई हैं, तो कौन सी चमेरा और थीन। इसके समापन की अगर बात करें तो ये चेनाब में मिल जाती है। मैंने आपको बताया था ये सब नदियाँ आती हैं कहाँ मिलती है, सिंधु नदी में आकर मिलती है, ठीक है। तो ये नदी कहाँ किस में मिलती है, चेनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर, ओके। फिर उसके बाद अगर व्यास नदी को हम देखें तो इसके अगर उद्गम को देखा जाए, इसका उद्गम कहाँ से होता है, व्यास कुंड। अगर आपके एग्जाम में व्यास कुंड आता है तो व्यास कुंड को टिक लगा देना। अगर रोहतांग दर्रा आता है तो रोहतांग दर्रे को टिक लगा देना, ओके। इसकी अगर परियोजना हम देखें तो इस पर सिर्फ एक परियोजना है, हरके बैराज परियोजना, और इसका समापन कहाँ होता है, ये सतलज नदी में जाकर मिल जाती है।
और इसकी एकमात्र विशेषता, अगर 5 नदियों, जैसे 5 नदियाँ मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले, उनमें से सिर्फ यही एक नदी है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है, ना कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाने से पहले ये कौन सी नदी में मिल जाती है? सतलुज नदी में मिल जाती है। तो ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर पाती है। हालांकि इसका पानी तो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस नदी को कोई जानता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तक सीधी सतलुज नदी पहुंचती है, ना कि व्यास नदी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ओके, इसके बाद 5 नदियों में एक नदी और बची हुई है, सतलुज नदी। उसको भी हम आज ही देखेंगे। कल से मैं स्टार्ट करूँगा गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी पर एक पूरा फुल वीडियो बनेगा, क्योंकि उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि उस नदी पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी और उसका हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई नदी है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो 5 नदियाँ थी, उस 5 नदियों में से सिर्फ एक नदी बची है। 4 हमने कंप्लीट कर ली, एक बची हुई है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी जो सिंधु नदी से संबंधित पूरा डाटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नदियों का। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी को थोड़ा आप आराम से पढ़ना, क्योंकि इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट जितने भी लगें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उससे कोई भी टॉप क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन गंगा नदी से बनते हैं। इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम होता है राक्षस ताल झील। कहीं कहीं आपको किताबों में राक्षस ताल झील भी मिलेगा, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में क्या मिलता है, राक्षस ताल झील। राक्षस ताल झील कहाँ पड़ती है? कैलाश पर्वत। इस पर कौन सी परियोजनाएं हैं? तो भांगड़ नागल परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, और ये कहाँ पर इसका समापन होता है? समापन का मतलब होता है अंत। तो इसका अंत कहाँ पर होता है? जैसे जो अभी मैंने क्या पढ़ाया था, यानी सॉरी कल मैंने पढ़ाया था, जैसे सारी नदियाँ आकर सिंधु नदी मिलती है, तो ये सारी नदियाँ ऐसे आकर मिल रही हैं। ठीक है, ऐसे आके, तो जो सतलुज है, सतलुज कहाँ पे? यहाँ पर आके इस नदी में यहाँ पर में आके मिलती है। तो 5 नदियों के समूह में ये पाकिस्तान में मिल जाती है। ओके, सिपी किला दर्रा से होकर ये भारत में प्रवेश करती है। अगर इस नदी की हम बात करें, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यहाँ पर आप लिख देते हैं तिब्बत। तो कैलाश पर्वत कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। तो तिब्बत के पास, सॉरी तिब्बत में इसका उद्गम होता है, और तिब्बत से निकलने के बाद अगर ये भारत में प्रवेश करती है, भारत की सीमा मान लो ये, तो यहाँ से ये प्रवेश कर रही है भारत में। तो इस जगह पर कौन सा दर्रा है? सिपी कला दर्रा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिपी कला दर्रा पड़ता है। वहाँ से दर्रा होता क्या है? 2 पहाड़ियों के बीच के रास्ते को हम क्या बोल देते हैं? दर्रा बोल देते हैं। यहाँ से पहले क्या होता था? व्यापार भी, अभी भी होता है, व्यापार होता, लोग आने जाने का आसान हो जाती, क्योंकि पहाड़ी चढ़कर तो नहीं जा सकते हैं, वाहन तो नहीं जा सकते हैं, तो क्या दर्रे से होकर जाते थे। ठीक है, जिस जगह से निकलती है वहाँ इसे लोग चैन तथा खम्बाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोग चैन तथा खम्बाव कहा जाता है। तो ये सिंधु नदी उसकी सहायक नदी है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण थी और हमारे एग्जाम में पूछी भी जाती है। उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कल के पार्ट में, यानी कल के वीडियो में हम देखेंगे गंगा नदी से संबंधित सारे तथ्य। थोड़ा टाइम लगेगा हमारे इस पूरे सब्जेक्ट को ख़त्म होने में। इस नदियों के टॉपिक में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि नदियों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है ज्योग्राफी में जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सके। ठीक है ना, चक्रवातों से पूछ लेते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जलवायु से पूछ लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, इसके पहले हमने पढ़ा है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप आसानी से पढ़ना। ठीक है ना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर आप फोकस रखिए, और जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ आपको वैसे ही बनाना है, जैसे मैंने आप अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, मैं इस जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल की। अगर वहाँ से वो ओपन नहीं होता, कभी कभी लिंक क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है, लिंक वैलिड नहीं होती है, तो आप क्या करोगे, मैंने आपको नंबर दिया पिछले वीडियो में, आप उस नंबर के द्वारा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको
अलग से उसमें जॉइन कर लूँगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, PDF प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।